आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ, वहाँ पे उसकी वीडियो भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। कभी कोई दिक्कत आती है आपको, ठीक है, कभी ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कोई चीज़ दोबारा से देखनी है, तो आप वहाँ देख सकते हो। मैं आपको लिंक देता हूँ। यहाँ पे आपको जितने भी वीडियोस हैं सारी वीडियोस मिल जाएंगी C++ से रिलेटेड, ठीक है, जो भी आप पढ़ोगे जितना पढ़ोगे उसमें। कई बार हो जाता है कि समझ में नहीं आता ही कोई चीज़, या फिर आप लोगों के यहाँ से नेटवर्क नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से वो पूरा प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे चैट में कॉपी कर दिया है, आप इसको एक बार ऐसा कीजिए, ओपन कर लीजिए, कॉपी करके क्रोम में ओपन कर लीजिए इसको आप। नहीं तो क्या होगा, लिंक ये चले जाएगा ना, यहाँ पे गायब हो जाएगा। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कल जैसे मैंने आप लोगों को ये बताए थे कुछ ऑप्शन, ठीक है, कि हमारी जो C++ लैंग्वेज होती है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो क्या करेगी, जितने भी ओप्स के फीचर्स होते हैं हमारे, ठीक है, टोटल इसमें 6 फीचर्स होते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं बताए हैं, इसमें से केवल मैंने आपको अभी जो फीचर बताए हैं 3 फीचर्स बताए हैं, ठीक है। तो इन 3 फीचर में आप लोगों को कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं है, जो ये 3 फीचर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई डाउट तो नहीं। पहला फीचर था हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। क्लासेस मैंने आपको बताया था, क्लासेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे अगर हम एक नॉर्मल से किसी भी क्लास की बात करें, 12th क्लास 10th क्लास जैसे हम कहते हैं, ठीक है। अब इनमें होता क्या है कि 10th क्लास में स्टूडेंट सारे हमारे 10th क्लास से ही रिलेटेड बैठे रहते हैं, ठीक है, या 10th क्लास को ही बिलोंग करते हैं, तो तब जाके हम कहते हैं कि ये 10th क्लास है, ये 12th क्लास है, ये BSc की क्लास चल रही है, ये BCom की क्लास चल रही है, BE की क्लास चल रही है, ठीक है। जो भी रिलेटेड मतलब वहाँ पे आपस में रिलेटेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं, मेंबर्स जो हैं बैठे होते हैं, सेम ऐसे ही हमारी यहाँ पे क्लास बनती है, ठीक है। दूसरा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को रियल लाइफ एंटिटी बोला जाता है, और एक्चुअल में होता क्या है, क्लास का एक मेंबर होता है, मेंबर ऑफ क्लास, या सिंपल मैंने आपको बताया था, इससे हम कहते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। किसी भी क्लास का इंस्टेंस या रेफरेंस आप कह सकते हो, कि उसके बिना क्लास ही नहीं होगी। और किसी को अगर कोई डाटा एक्सेस करना है तो पहले उसके मेंबर से, मतलब आप कह सकते हो पहले ऑब्जेक्ट से उसे परमिशन देनी होगी, तब जाके क्लास के अंदर का डाटा वो एक्सेस कर पाएगा। ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से भी समझ में आ जाएगा, जब मैं प्रोग्राम बनाना आप लोगों को बताऊंगा तब भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन या डेटा हाइडिंग मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें क्या होता है कि जो हमारा नॉन एसेंशियल डेटा होता है उसको हाइड कर दिया जाता है और एसेंशियल डेटा को रखा जाता है, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल डेटा एक तरह से कैसा डेटा हो गया कि जिसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ सकती है, ठीक है, अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए उसको डिलीट नहीं किया जाता है या रिमूव नहीं किया जाता है, लेकिन हाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको बताया था। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्टेंस होना ही उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपल वे में आप ये कह सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उस प्रोसेस को
हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारी दो प्रोसेस होती हैं, एक मैंने ओवरलोडिंग बताया था आपको, एक ओवरराइडिंग बताया था। ठीक है, ओवरलोडिंग भी हमारी दो कंडीशंस में होती हैं, फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और ज़्यादातर हमारा जो लैंग्वेजेस में यूज होता है वो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग ही ज़्यादा यूज किया जाता है। बताए तो मैंने दो थे आपको। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो रियल और इमेजनरी नंबर्स के लिए कभी कोई हमें प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, बहुत रेयर कंडीशंस में ही हमें ऐसा करना होता है, ज़रूरत बिल्कुल ना के बराबर ही पड़ती है, तब वहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है कि किसी भी ऑपरेटर को मैं ओवरलोड कर रहा हूँ। एक तरह से ये भी आप कह सकते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक हमारा प्लस ऑपरेटर है। अब प्लस ऑपरेटर का काम क्या है? एडिशन करना, ठीक है, जबकि हम उससे प्लस ऑपरेटर से एडिशन ना करवा के हम उससे सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, मतलब हम ऐसा उससे बिहेव करवा रहे हैं कि वो प्लस ना करके सब्ट्रैक्ट कर दे। तो ऐसा कब हो पाएगा? रियल और इमेजनरी नंबर्स के साथ ही ऐसा पॉसिबल होता है, तब वहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग में एक मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि जिसमें फंक्शन का नेम सेम होता है और उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, कि हमने कोई एरिया फाइंड करना है। किस चीज़ का एरिया? किसी भी शेप का, जैसे हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, तो वहाँ पे फंक्शन का नेम क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उसके अंदर पास होने वाली जो वैल्यू है उसको ही हम क्या कहते हैं? पैरामीटर्स कहते हैं। तो उसके अंदर पास होने वाली जो वैल्यू है ये हमारी अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जब इसके प्रोग्राम बनेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक मैंने आपको बताया था फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का सिंपल मीनिंग तो एक तरह से ये होता है कि रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है, यहाँ पे फंक्शन नेम सेम होता है एंड पैरामीटर्स आर आल्सो सेम। ठीक है, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स यहाँ दोनों ही सेम होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को ऑटोमेटिक रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये कब अप्लाई होता है? ये हमारा केवल इनहेरिटेंस की कंडीशन में ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो एक कंडीशन आती है हमारी यहाँ पे इनहेरिटेंस की। अब इनहेरिटेंस होता क्या है? ये हमारा एक अगला फीचर है, एक नेक्स्ट फीचर है। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, तब थोड़ा सा आप लोगों को ओवरराइडिंग भी समझ में आ जाएगा। एक बार मैं और रिपीट कर दूंगा इसको। अब बात आती है इनहेरिटेंस की। ठीक है, इनहेरिटेंस के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी जरूरी हैं। एक है पेरेंट क्लास और दूसरा आएगा चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो इनहेरिटेंस की प्रोसेस या इनहेरिटेंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको आप सिंपल ये कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग सम फीचर्स फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लास। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? ये चाइल्ड करता है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो इनहेरिटिंग वाली प्रोसेस होती है या जो फीचर इनहेरिट करने की प्रोसेस होती है, ये करता कौन है? चाइल्ड करता है। कि चाइल्ड अपने पेरेंट से कुछ फीचर इनहेरिट कर लेते हैं, तो एक तरह से उनको ही हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं, या उस प्रोसेस को ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस हमारी यहाँ भी हो रही है कि हम यहाँ पे अलग अलग फंक्शन बनाएंगे, दो तीन फंक्शन बनेंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है, और उन फंक्शंस के बेसिस में हम यहाँ पे इनहेरिटेंस करेंगे कि एक हमारा मेन फंक्शन बना होगा वहाँ पे, पेरेंट फंक्शन। ठीक है, एक आप कह सकते हो कि पेरेंट क्लास में एक फंक्शन हमने बनाया है, उसके कुछ फीचर्स होंगे अपने। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं इनहेरिटेंस का, कि एक कैटेगरी है हमारी बर्ड की। ठीक है, अब इसको आगे अगर कैटेगराइज किया जाए तो इसको फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग इसमें डिवाइड किया जाता है। ठीक, ये इसकी दो कैटेगरी हो जाती है, फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है कि जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं और जो नॉन फ्लाइंग बर्ड्स हैं, ये कोई ना कोई फीचर अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर पा रहे हैं। जो इनकी मेन कैटेगरी है वहाँ से ये कुछ ना कुछ फीचर इनहेरिट कर पा रहे हैं। एक तो मेन कैटेगरी है बर्ड। ठीक है, लेकिन अब बर्ड्स भी तो कितनी सारी होती हैं, कितनी कैटेगरी होती है, उनके अलग अलग तरह की होती हैं। कोई उड़ सकती हैं, कोई नहीं उड़ सकती हैं। तो ये क्या है कि कुछ फीचर वो इनहेरिट कर पा रहे हैं, कोई फीचर इनहेरिट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस कहलाती है।
तो इसके लिए तब मैंने आपसे बोला कि हमारे पास जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें दो क्लास बनेगी हमारी हमेशा, एक बनेगी पेरेंट क्लास, एक बनेगी चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास क्या करेगी, अपने पेरेंट क्लास से कुछ फीचर वहाँ पे इनहेरिट कर पाएगी, तो उस प्रोसेस को ही हम कहेंगे इनहेरिटेंस। अब लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि कुछ हमारे इनहेरिटेंस के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है हमारा यहाँ पे सिंगल या सिंपल इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसमें क्या होता है सिंगल पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट भी सिंगल होगा चाइल्ड भी सिंगल होगा, कि हमने कह दिया कि ए का चाइल्ड बी है, ठीक है, पेरेंट भी सिंगल हो गया चाइल्ड भी सिंगल हो गया। तो यहाँ पे केवल एक ही चाइल्ड है, वही अपने वन एंड ओनली पेरेंट से कोई फीचर या कोई ना कोई फीचर इनहेरिट कर सकता है, ठीक है, उल्टा नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा। ए बी से कोई फीचर इनहेरिट नहीं करेगा, क्योंकि ए क्या है, पेरेंट कभी भी कोई भी फीचर अपने चाइल्ड से इनहेरिट नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा उल्टा कभी नहीं होगा, रिवर्स नहीं होता। सेम यही प्रोसेस हमारी एक और दूसरा हमारा इनहेरिटेंस आता है जिसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ पढ़ाते जा रहा हूँ तो आप लोग सुनते रहो, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा उसको आप बता सकते हो, कह सकते हो। अच्छा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें, यहाँ पे होता है सिंगल पेरेंट एंड चाइल्ड, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा पेरेंट भी सिंगल होगा चाइल्ड भी सिंगल होगा, लेकिन इनहेरिटेंस के जो लेवल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे, कि हमने कह दिया कि ए का चाइल्ड बी है, लेकिन आगे फर्दर ऐसा भी पॉसिबल है कि बी का चाइल्ड सी हो, सी का चाइल्ड डी हो। तो एक तरह की चेन फॉर्म में आप देख रहे हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस हमारा चलता है, ठीक है। अब सबसे जो हमारा सुपर पेरेंट हम कहेंगे कि ए हमारा यहाँ पे सुपर पेरेंट है और डी हमारा यहाँ पे क्या है सुपर चाइल्ड है। अगर सुपर चाइल्ड है तो ए से बी से सी से तीनों से ही कोई ना कोई फीचर इनहेरिट कर सकता है। ऐसे ही अगर हम सी की बात करें, ए और बी और दोनों से ही कोई ना कोई फीचर इनहेरिट कर सकती है, ठीक है, सी क्लास जो होगी। और बी जो है, बी क्लास केवल ए से ही फीचर इनहेरिट कर सकती है, सी और डी से नहीं कर पाएगी, क्योंकि सी और डी के लिए क्या है, ये एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। ऐसे ही ए जो है ये कोई भी फीचर अपनी जो चाइल्ड क्लास हैं बी सी और डी इनसे इनहेरिट नहीं कर सकता कभी, उल्टा होगा, बी सी और डी ए से कोई ना कोई फीचर इनहेरिट कर पाएंगे। तो यही हमारा क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, कि अलग अलग लेवल्स में हमारा इनहेरिटेंस की प्रोसेस यहाँ पे चल रही है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा यहाँ पे मल्टीपल आता है, मल्टीपल तो खैर अदर कंडीशन हुई, मैं फिर बताऊंगा आपको। उससे पहले एक और आता है हियरार्किकल, ठीक है, या हियरार्किकल भी हम सिंपली हम कह सकते हैं, HIERARCHICAL, ये स्पेलिंग होती है हियरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। कि एक हियरार्की चलती है, हियरार्की उसमें क्या होती है, सिंगल पेरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड, ठीक है, पेरेंट सिंगल होगा चाइल्ड वहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, हमने बोला कि ए का चाइल्ड बी और सी है, और आगे फर्दर ये पॉसिबल है कि बी का जो चाइल्ड है डी ई और एफ हो, ठीक है, सी का भी कोई चाइल्ड हो सकता है, जी एच आई जे 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये हियरार्की एक चलती है, जैसे ह्यूमंस के अंदर या ह्यूमन में जो जैसे हियरार्की चलती है वैसे ही हियरार्की इसमें भी चलती है, कि एक जैसे पेरेंट्स हो गए, ठीक है, उनके हो सकता है कि 3 चाइल्ड हैं, हो सकता है कि आगे उनके भी आगे चिल्ड्रंस हों, ठीक है। तो इस तरह की हियरार्की जैसे ह्यूमंस के अंदर चलती है नॉर्मली, वैसे ही हियरार्की यहाँ पे भी चलती है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे बनते हैं, जब इसके प्रोग्राम आएंगे तो तब थोड़ा सा आप लोगों को और ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा दो और इनहेरिटेंस हमारे होते हैं जो हमारे यूज होते ही नहीं है, फिर भी इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक आता है मल्टीपल। अब मल्टीपल में कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है, उसमें कंडीशन क्या होती है, मल्टीपल पेरेंट एंड चाइल्ड, हमारे जो पेरेंट और चाइल्ड होते हैं वो मल्टीपल होते हैं,
इसीलिए इसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है एक, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ए और बी का चाइल्ड सी हो, सी के फिर आगे दो चाइल्ड हों, डी और ई, ये भी हो सकता है, ठीक है। डी और ई के आगे तीन चाइल्ड हों या फोर चाइल्ड हों, ये भी पॉसिबल है। तो एक फिक्स स्ट्रक्चर इसका कोई रहता नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि प्रोग्राम का लॉजिक सही नहीं बैठ पाता है। तो इसीलिए ऐसे इनहेरिटेंस से हमेशा मतलब इस तरह की जो इनहेरिटेंस वाली कंडीशंस होती हैं हमारी, उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारे जो यूज़ होते हैं सिंगल, या इसको सिंपल भी बोला जाता है, दूसरा हो गया मल्टी लेवल, तीसरा हो गया हियरार्किकल। नेक्स्ट था मल्टीपल। एक और इसके अंदर आता है जो हाइब्रिड होता है हमारा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये बनता है कॉम्बिनेशन से, इसको हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू। लेकिन मेन इसका कॉम्बिनेशन किससे बनता है? मल्टीपल प्लस हियरार्किकल, इन दोनों से इसका कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। हेलो, हाँ अंकित, आपका कौन सा है? अभी तो ये वाली क्लास चल रही सी प्लस प्लस। हाँ तो सी प्लस हाँ, प्लस है ना ये सर। अभी सी प्लस प्लस चल रहा है। हाँ तो वही सी प्लस प्लस लिखा अच्छा, था वही उसके आपने चेक चेक में किया था? देखा। आपने वो रिसीट भेजी है हाँ यहाँ वही पे? सी प्लस आपने लिखा हुआ व्हाट्सएप था। में भेजी थी रिसीट? क्या आपने वो रिसीट जो यहाँ से सर उसमें व्हाट्सएप में मेरे को समझ नहीं आया, मैं कैसे भेजूँ? जो यहाँ का नंबर है उसमें डायरेक्टली भेज दो ना, आप ग्रुप में तो नहीं हो आपको पाएगा। कैसे भेजूँ मैं? ये हाँ ऑफिस का नंबर नहीं है आपके पास जहाँ से कोड आता है आपको? हाँ इंडिविजुअल। हाँ ये जिससे कोड आता है वो नंबर तो है, मगर इसमें सिर्फ एडमिन नहीं, भेज ग्रुप पे सकता है नहीं ना। भेज पाओगे, लेकिन पर्सनली तो भेज सकते हो ना। पर्सनली इसको सेंड कर दो ना आप। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वही मैं ठीक है कह रहा हूँ, ठीक है ठीक है सर। हाँ पर्सनली मेरा नंबर पर्सनली सेव आप नहीं है। उसको हाँ वो कर दो। हाँ ठीक है सर, तो ठीक है फिर मैं चेक कर लूँगा, आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, ठीक मैं है। अभी भेज। अच्छा, मल्टीपल प्लस ओके ओके ओके, एक और हाँ आता मैं है हमारे भेजता पास हूँ। यहाँ पे हियरार्किकल। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। अब हियरार्किकल तो हमारा यूज होता है, लेकिन मल्टीपल हमारा यूज नहीं होता, तो इसकी वजह से हाइब्रिड भी हमारा उतना ज़्यादा यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि मल्टीपल से फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इसकी वजह से दिक्कत आती है, तो दोनों का ही बहुत कम यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे अगर इसकी भी प्रोग्राम जैसे पॉसिबल हो पाए तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये था हमारा इनहेरिटेंस की कंडीशन। इनहेरिटेंस होता क्या है, कितने टाइप के इनहेरिटेंस हमारे ओप्स के अंदर पॉसिबल होते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे बता रहा हूँ, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है? एक तरह की प्रोसेस होती है, इसको हम कह सकते हैं द पैकिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट और कैप्सूल, या सिंपली हम इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनकैप्सुलेशन में एक टर्म हमारा इसमें आ रहा है कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल एक मेडिकल कैप्सूल आपने देखी होगी, क्या होता है, अलग अलग मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होती है, और इसका अलग से तो प्रोग्राम वैसे नहीं बनता है, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक जो है ये अप्लाई हो जाती है। कैसे? फंक्शंस में, जब हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के अंदर कई सारे एलिमेंट्स को हम स्टोर करवाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उसमें कुछ एलिमेंट हमारे जिनका डेटा टाइप अलग हो, ठीक है। कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिनका डेटा टाइप हमारा कुछ और हो। एक मिनट आप लोग थोड़ा होल्ड कीजिएगा। हेलो, हेलो, जी, जी, एक मिनट, हम सर मैं आपकी बात करवा देता हूँ मैम से।
हेलो, ठीक। अच्छा चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इनकैप्सुलेशन आप लोगों को बता रहा था मैं। सर मैंने व्हाट्सएप कर दिया। इनकैप्सुलेशन में जैसे मैंने बोला सर कि मैंने व्हाट्सएप। क्या होता है कि इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स को स्टोर करवाया जाता है और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। हम कोई जैसे प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें भी अगर हमारा कोई फंक्शन होगा, जैसे आप देखोगे इसमें एक प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर हमारा एक मेन फंक्शन होता है, उसको हम यूज़ करेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम कई सारे एलिमेंट्स को वहाँ पे स्टोर करवा के रखेंगे। तो यही प्रोसेस हमारी कहलाती है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो सिंपल से वर्ड में मैंने यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन उसकी बताई दी है। कभी ऐसा होता है लिखने के लिए आ जाए या डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, द रैपिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट और कैप्सूल और फंक्शन और मॉड्यूल भी कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी में क्या होता है, डिवाइडिंग और सिंगल मॉड्यूल सर हेलो। इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। ठीक है, तो मॉड्यूलरिटी के अंदर क्या होता है कि एक बड़ा मॉड्यूल होता है हमारा, उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है या छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम एक ही फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स को हमने डाल दिया है, तो कई बार प्रोग्रामर को ही उसको समझने में, उस कोड को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एरर फाइंडिंग में या डिबगिंग में दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि उस बड़े फंक्शन को, उस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे फाइल्स में या मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यही प्रोसेस हमारी कहलाती है मॉड्यूलरिटी। ठीक है, तो इतना अभी तक जो आप लोगों को बताया है मैंने, ये क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बताइए किसी फीचर में? अब जब तक आप इसका प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तब तक तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तो क्लियर नहीं हो पाएगा। ये है कि फिर भी आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, एक नॉर्मल जो थियोरेटिकल डिटेल होती है वो आपको पता लग गई होगी इसके बारे में। ठीक है, अच्छा। चलिए ठीक है, फिर अब मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ इसमें कुछ और चीज़ें। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता होगा डेटा टाइप्स क्या जी सर होते हैं? मैंने वो आपको व्हाट्सएप किया है। डेटा टाइप्स हेलो क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? अंकित कुछ कह रहे हो आप? हेलो। हेलो, सर मैंने वो आपको व्हाट्सएप कर दिया था। हाँ हेलो अंकित, आपकी वॉइस क्लियर हेलो। नहीं आ रही, कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर मैंने आपको व्हाट्सएप कर ठीक है दिया ठीक है, था मैं। वो कर दूंगा, मैं चेक कर लूँगा। अच्छा, इसके अलावा अब प्रोग्रामिंग करने से तो मैं अभी पहले, क्लास में रहूँ कि जाऊँ? हाँ, प्रोग्राम बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों का आपको पता होना सर चाहिए। क्लास में रहूँ कि जाऊँ सर? अभी आप अटेंड कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम बनाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान ठीक आपको है रखना होता ठीक है, जैसे पता होनी चाहिए आप लोगों को वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। वैसे तो हो सकता है मे बी आप लोगों को सर ने बताया उसके बारे में, सर ने बताया था इनके बारे में, पहले भी आपने पढ़ा होगा, डॉट नेट के अंदर तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कुछ ऐसा आइडिया आप लोगों को है इसके बारे में? बताइए, बता सकते हैं? वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे, वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है वेरिएबल्स की। ठीक है, बबली आपको आइडिया है कुछ? बबली और पूजा, कुछ आप लोगों को आइडिया इसके बारे में? नो सर, पर इनको अल्फाबेट में हम उनको शो करते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। वेरिएबल्स। अच्छा, मैं नंबर्स में शो करूँगा, नंबर्स में डिस्प्ले करूँगा तो गलत हो जाएगा, वो वेरिएबल नहीं होगा? क्या ऐसा हो सकता है? सर अगर हम अल्फाबेट में करेंगे तो हम उसकी वैल्यू हम जितना चाहें हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम नंबर्स में करेंगे तो फिक्स हो जाएगा, मतलब नंबर में वेरिएबल, नंबर वाला वेरिएबल हम बना सकते हैं।
बना सकते हैं, लेकिन उसका जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम नीचे चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे एग्जांपल दीजिए, किस टाइप से कह रहे हैं हम नंबर वाला वेरिएबल, जैसे क्या हो सकता है? कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो जो भी आपको आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप गलत बता रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत भी बता सकते हो। नंबर्स वाला ये ऐसा नंबर वाला कैसा? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ किस टाइप से। कुछ याद बेसिक नहीं आ टर्म्स होते हैं हमारे, ये भी आप लोगों को पता होना जरूरी होता है प्रोग्रामिंग करने से पहले, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते ही क्या हैं, कैसे आप डिफाइन करोगे? वेरिएबल्स को हम कहते हैं नेम्ड स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। वेरिएबल्स को अगर हमने प्रॉपर डिफाइन करना है तो इनको हम कहते हैं नेम्ड स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। यूज्ड फॉर स्टोरिंग वैल्यूज, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। एंड whose values get changed all over the program, ठीक है। तो कभी भी वेरिएबल की डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आप यही उसमें लिख सकते हैं। एक प्रॉपर और एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये, कि वेरिएबल्स होते क्या हैं एक्चुअल में, नेम्ड स्टोरेज लोकेशन होते हैं। एक तरह से काम तो वही करे ना, वैल्यू को स्टोर करवाने का, ठीक है। अब वैल्यू को जब स्टोर करवा रहे हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, स्टोरेज लोकेशन। लेकिन कैसी, किस तरह की? एक इस तरह की स्टोरेज लोकेशन जिसको एक नेम गिवन है। जैसे किसी वेरिएबल को आपने नाम दे दिया ए, किसी वेरिएबल को नाम दे दिया आपने बी, ठीक है। अब वो कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करेगा। अब किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है, अब वो न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, टेक्स्ट वैल्यू भी हो सकती है, स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकती है, और जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती है। अब हमेशा जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है वो कौन से होते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स। ये एक तरह के वेरिएबल्स ही होते हैं, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं these are also variables whose value does not get changed, ठीक है। तो वेरिएबल क्या हो गई, एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है जिनकी वैल्यू चेंज होते रहती है और जिनका काम स्टोरेज करना होता है, मतलब एक तरह से वैल्यू को स्टोर करना, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या हो गए, ये भी एक तरह के वेरिएबल्स होते हैं लेकिन जिनकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, हमेशा इनकी वैल्यू स्टेबल ही रहती है। तो ये दोनों टर्म आप लोगों को क्लियर हुए। इसके अलावा एक और टर्म आता है हमारे पास यहाँ पे, कीवर्ड्स, ठीक है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं हमारे रिजर्व वर्ड्स। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, these are the reserve words used for specific purpose, ठीक है। तो जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से रिजर्व वर्ड्स होते हैं, या इनको प्री डिफाइंड वर्ड्स भी बोला जाता है, ठीक है। प्री डिफाइन का मतलब क्या हुआ, जो पहले से डिफाइन किए गए, जिनके बारे में पहले से बताया गया है कि वो क्या काम करेंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जो एक तरह से रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका यूज आप वेरिएबल के फॉर्म में, कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं कर सकते हो कभी भी, ठीक है। उनको आप वेरिएबल नहीं बना सकते हो, उनको आप कांस्टेंट्स नहीं बना सकते। क्लियर हुआ? तो ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं जो पहले से डिफाइन किए गए। इसके अलावा एक और हमारे पास टर्म आता है यहाँ पे, डेटा टाइप। अच्छा, डेटा टाइप क्या होता है, कुछ आइडिया इसके बारे में?
डेटा टाइप, चलिए मैं बता देता हूँ, दैट टेल्स अबाउट डेटा, जो डेटा के बारे में बताता हो, ठीक है। अब किस तरह के डेटा के बारे में बताएगा, दैट एनी वेरिएबल will store what type of, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या है, जो डेटा के बारे में बताते हैं। लेकिन डेटा के बारे में क्या बताते हैं कि कोई भी अगर हमने वेरिएबल बनाया है, वो वेरिएबल किस तरह की वैल्यू स्टोर कर पाएगा या करवा पाएगा, ठीक है। तो ये हमें बताता है डेटा टाइप। क्लियर हुआ। अब डेटा टाइप की कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से होते हैं डेटा टाइप। जैसे डेटा टाइप होता है हमारे यहाँ पे इंट, एक होता है कैर, एक होता है फ्लोट, ठीक है। और भी इसके अलावा ऐसे कई सारे यहाँ पे हमारे यूज किए जाते हैं। कीवर्ड्स की बात करें, कीवर्ड्स हमारे जो होते हैं ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, बताया था मैंने आपको। इसके अंदर इंट भी आता है, कैर भी आता है। इनकी पहचान क्या होती है, ये वाइट कलर में शो, ठीक है। और टोटल जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं मोर देन, आप देख सकते हो मोर देन 46 कीवर्ड्स होते हैं हमारे सी प्लस प्लस के अंदर। इन सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज के अंदर केवल 32 ही कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, एक लिमिटेड होते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर हमारे 46 से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होते रहता है नए नए कीवर्ड्स का, नए नए कीवर्ड्स हमारे वहाँ पे ऐड होते रहते हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस में कोई ना कोई मॉडिफिकेशंस अपडेशंस आते रहते हैं। तो कुछ ये आपको टेक्निकल टर्म्स हैं, ये पता होने चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है। अच्छा, वेरिएबल्स में एक चीज़ और आप लोगों को बताना भूल गया मैं, कि अगर हम वेरिएबल की टाइप की बात करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं हमारे। बेसिक हमारे यहाँ पे 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं, दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक और रेंज, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं, जो डिक्लेयर किए जाते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर या किसी रेंज के अंदर, ठीक है। इस तरह के वेरिएबल्स को आप लोकल वेरिएबल कह सकते हो, कि जिनकी लिमिट जो है एक ब्लॉक तक ही आप कह सकते हैं लिमिटेड है, एक फंक्शन तक ही वो लिमिटेड है, दूसरे फंक्शन में वो काम नहीं करेगा, दूसरे फंक्शन के लिए उस वेरिएबल का आप यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल का यूज़ तो जरूर कर सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो वहीं की वहीं रह जाएगी उस फंक्शन के अंदर, ठीक है, उस रेंज के अंदर। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं ये कौन से होते हैं, दैट आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है, ब्लॉक और रेंज। ऐसे वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन, किसी भी ब्लॉक, किसी भी रेंज के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल, ठीक हो गया। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं, लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं। दोनों टाइप के वेरिएबल का मैं यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगा इसमें, ठीक है, किसका क्या काम होता है, कैसे ही काम कर रहा है, तो इसके भी प्रोग्राम बना के मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सी प्लस प्लस का हमारा जो ये कंसेप्ट है, जो ये मतलब अभी मॉड्यूल चल रहा है, ये काफ़ी लंबा चलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैक्सिमम आप मान के चलिए ये हमारा 1 मंथ तो लेगा ही लेगा,
ठीक है। 1 मंथ तक मैं ट्राई करूँगा कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि और चीज़ें भी करनी है फिर हमें। उसके बाद विदिन 1 मंथ मैं ट्राई करूँगा कि हमारा ख़त्म हो जाए। वैसे तो 1 मंथ से ज़्यादा लग जाता है इसमें टाइम, ठीक है। और वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी जल्दी किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी आप कोड को कितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो बताया है मैंने आप लोगों को, उसमें कुछ आप लोगों को डाउट है, कुछ पूछना है तो बताइए आप, जो भी अभी तक मैंने बताया। सर ये वेरिएबल्स का, ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल एक बार बता दीजिए। लेकिन लोकल वेरिएबल मैंने आपको बताया, वेरिएबल क्या होते हैं ये तो आपको पता है। वेरिएबल के एग्जांपल जैसे मैं आपको एक बार बता दूँ, इसको ये चेंज तो कर आपको सकते हैं। पता ही है, ए बी सी डी कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड। उसके अलावा नम लिखा मैंने, या सम लिखा, या ऐड लिखा, ठीक है, या फिर नंबर लिख रहा हूँ मैं जैसे, या डिजिट लिख रहा हूँ, कितना भी बड़ा मेरा वर्ड हो सकता है, वो सब क्या है मेरे यहाँ पे वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल जो मैंने आपको बताया, किसी फंक्शन अंदर या किसी भी ब्लॉक के अंदर या किसी रेंज के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। और उनकी क्या होगी, एक रेंज होगी अपनी, एक लिमिट होगी, कि वो केवल उस एक एरिया आप कह सकते हो, ठीक है, कि उनको एक एरिया वहाँ पे डिफाइन कर दिया जाएगा कि उस एरिया के लिए ही वो वैलिड होंगे, एरिया से बाहर वैलिड नहीं होंगे। जैसे कुछ हमारे ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ्स होते हैं जो केवल स्टेट के लिए होते हैं, कि स्टेट में ही काम करेगा, स्टेट के बाहर काम नहीं करेगा। या जैसे हमारी एक वोटर आईडी होती है, वोटर आईडी हमारी केवल कंट्री के लिए ही काम करती है, अदर कंट्रीज़ में हम उसको दिखाएंगे तो वैलिड ही नहीं होगी, हम उसके बेसिस पे वहाँ वोट ही नहीं कर पाएंगे। तो सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पे लोकल वेरिएबल भी काम करता है। ग्लोबल वेरिएबल क्या हुआ कि एक जैसे मान लीजिए आपको एक वीज़ा मिल गया, और उस वीज़ा में आपके पास हर जगह के, हर कंट्री के स्टैम्प्स दिए हुए हैं कि आप कहीं भी जा सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। तो ग्लोबल वेरिएबल भी ऐसे ही काम करता है बिल्कुल, ठीक है। कहीं भी किसी भी फंक्शन में आप उसका यूज़ कर सकते हो, आप उसका प्रोग्राम बना सकते हैं, उसकी वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हो। मेन यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बनाने का फ़ायदा क्या है कि उसकी वैल्यू को कहीं भी यूज़ किया जा सके किसी फंक्शन के अंदर। एक प्रोग्राम में ज़रूरी नहीं कि एक ही फंक्शन बनाएंगे हम, एक से कई ज़्यादा एक से कई सारे फंक्शन भी हमारे हो सकते हैं। 3 फंक्शन भी बना सकते हो, 10 फंक्शन भी बना सकते हो, 100 फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट में, बड़े प्रोग्राम में। ऐसे में फिर हमें वहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। बताऊँगा इसके प्रोग्रामिंग में आप लोगों को, जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की, ठीक है। तो थोड़ा कुछ आप लोगों को समझ में आया फिर हुआ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? यस सर। लोकल वेरिएबल का एक रेंज होता है और ग्लोबल वेरिएबल हाँ, विदाउट विदाउट रेंज आप कह रेंज सकते के हो, उसकी होते हैं, कोई रेंज, कोई डिफरेंटली लिमिटेशन नहीं होती है, ठीक है। लिमिट नहीं होती है, और लोकल वेरिएबल में उसकी इसकी एक रेंज लिमिट होती है होती है। कि वो वहीं तक काम करेगा, एक लिमिटेड एरिया तक ही वो काम करेगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए तो हम इतना ही कर पाएंगे, ठीक है। कल भी आप लोग ट्राई कीजिएगा कि 11 बजे से पहले ही आप लोग थोड़ा कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हमारी जो क्लास मैंने आपको बताया कि 11 o'clock से 11:45 तक चलेगी, क्योंकि आपको जैसा बताने के लिए इसमें ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास, फिर प्रोग्राम आ जाते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, कोड कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कल ही आप लोगों को बताऊँगा, आज तो हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि टाइम लग जाएगा उसमें। तो अगर आपको और भी कोई अगर ऐसा डाउट लगता है जो ये मैंने अब तक बताया है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। अच्छा, जो लिंक मैंने आप लोगों को बताया अभी, उस लिंक के थ्रू आप वीडियोस भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पे। जो भी इसमें बताया गया है, जो भी आप लोगों को इसमें पढ़ाया गया है, वो सब आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो लिंक आपने कॉपी कर लिया था सबने? एक बार मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, उसको आप कॉपी करके क्रोम में ओपन करना है इसको आप, ठीक है।
और उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस करना कि जिससे कि जितने भी वीडियोज़ यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा वो सब आप लोगों को मिल जाएंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। स्क्रीन हटा दूँ मैं यहाँ से? तो सर मैं अगली क्लास में आप आऊँ कि नेक्स्ट नहीं आऊँ क्लास सर? में आ जाओ, आ जाना आप। मैं अभी चेक कर लेता हूँ, तो चेक करके मैं वहीं बता दूंगा हाँ आपको। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, चलिए ठीक है सर। मेरा टैली था, मतलब कोर्स एक तरीके से मुझे टैली टैली करना करना था ना था। आपको? सर्टिफिकेट मुझे टैली का चाहिए था सर। हाँ मैं हाँ चेक कर लूँगा आपका कोर्स कौन सा है। कहीं ये ऐसा भी हो सकता है ना कि कहीं गलत कोर्स तो आपका वो नहीं हो जाए, चेक करना पड़ेगा ना, वो चेक करके कंफर्म करके आपको बता दूँगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ आप चेक करके फिर मैं हाँ, अगली लेस क्लास ठीक है, ठीक कर लेते हैं। है, ओके। ठीक है सर।